आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटो साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है एंड उसका थर्मल एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ऑटो साइकिल। Nicholas August Otto is the inventor of the fourth-stroke cycle. Was born on 14 June 1831 in Germany. In 1862, he began first experiment with four-stroke engines. He died on 26 January 1891. निकोलस अगस्ट ऑटो जो थे फोर स्ट्रोक साइकिल के इन्वेंटर थे, जो कि 1831 ईस्वी में 14 जून को जर्मनी में जन्म लिए थे और 1862 में इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट फोर स्ट्रोक इंजन पे स्टार्ट किया था और वे 26 जनवरी 1891 में डेथ कर गए। नेक्स्ट है, सबसे पहले ऑटो साइकिल को जानने से पहले इंजन का टर्म्स है जो हम लोग देख लेते हैं। इंजन का क्या क्या टर्म्स होता है। एक होता है बॉटम डेड सेंटर। जो बॉटम डेड सेंटर होता है जहां तक पिस्टन जो है मैक्सिमम वॉल्यूम पे जा सकता है। पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे क्या होता है सिलेंडर में करते रहता है। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी कि वॉल्यूम घट रहा है और नीचे की ओर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पिस्टन पोजीशन वेयर वॉल्यूम इज मैक्सिमम इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। तो जब इस पोजीशन पे, इस जगह पे पिस्टन आ जाएगा तो इस समय क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम अंदर का मैक्सिमम होगा। इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे, जहाँ पे कि पिस्टन पोजीशन वेयर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। टॉप डेड सेंटर, पिस्टन पोजीशन वेयर वॉल्यूम इज मिनिमम। टॉप डेड सेंटर होता है जहां तक कि पिस्टन जा सकता है ऊपर की ओर, इसमें कि वॉल्यूम हम लोग मिनिमम कह सकते हैं, वहां पे सबसे कम वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम होता है मिनिमम सिलेंडर वॉल्यूम, VTDC इक्वल टू VT। यानी कि टॉप डेड सेंटर से ऊपर की ओर, टॉप डेड सेंटर यहाँ पे है, इसके ऊपर की ओर जो वॉल्यूम है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो हमेशा जो होता है V मैक्स बाई V मिन, बड़ा वॉल्यूम बटा छोटा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे है, BDC पे है, और छोटा वॉल्यूम क्या है, TDC पे है। इसीलिए हम लोग इसको VBDC बाई VTDC भी बोल सकते हैं, या इसको V1 बाई V2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो ये V1 और ये V2। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम सिंपली हम लोग क्या करते हैं, BDC माइनस TDC, यानी बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम को हटा देंगे, हम लोग का निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ये इंजन का कुछ टर्म्स है, जैसे ये हो गया स्पार्क प्लग जो सिलेंडर के ऊपर में लगा होता है, ये हो गया आउटलेट बल्ब हो गया, ये इनलेट बल्ब हो गया, और ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया टॉप डेड सेंटर के ऊपर का वॉल्यूम। और यहाँ से टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो लेंथ है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ये सिलेंडर वाल हो गया, ये पिस्टन हो गया, और ये क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होते रहता है, जिसको कि क्रैंक मैकेनिज्म लगा करके हम लोग रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर सिंपली क्या होता है, वर्क नेट बाय भी डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वर्क डन, नेट वर्क डन बटा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर। सपोज ये मान ले कोई साइकिल है, क्लोज साइकिल है, अब इसमें हमें एक्चुअली पता नहीं है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या है, प्रेशर अलग अलग है। तो अगर हम इसका एक एवरेज प्रेशर मान ले, सपोज एक एवरेज प्रेशर मान ले कि साइकिल का एक यहाँ पे एवरेज प्रेशर है, और ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, तो जो ये एरिया जो होगा वो क्या देगा, वर्क देगा। तो सिंपली हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या करते हैं, कोई भी साइकिल का एक एवरेज एरिया, एवरेज प्रेशर मान लेते हैं, मीन प्रेशर मान लेते हैं,
जहाँ से कि क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू नेट बाई डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डब्ल्यू नेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम ई पी इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। एम ई पी हो गया इंटू पिस्टन एरिया इंटू स्ट्रोक, ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। पिस्टन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, तो एम ई पी इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ई पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू नेट बटा वी मैक्स बाई वी मिन, जो कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है वी मैक्स बाई वी मिन। तो ये होता है एम ई पी मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे ऑटो साइकिल का पी वी एंड टी एस डायग्राम। तो देखने से पहले इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस मिलकर ये बना होता है वो देख लेते हैं। इसमें जो है ऑटो साइकिल में 4 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें कि 1 2 2 जो होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, 2 to 3 जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, 3 to 4 जो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, 4 to 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। तो हम लोग एक एक करके इस प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं पीवी कर्व पे। तो फर्स्ट प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है धीरे धीरे घटेगा और प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो पीवी कर्व पे हम लोग इस कर्व लाइन से हम लोग दिखाते हैं, इसमें दिख रहा है क्लियरली कि वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। और ये पीवी कर्व पे जो होता है आइसेंट्रोपिक जो है प्रोसेस जो होता है एक कर्व होता है, कर्व टाइप सा होता है। तो 1 to 2 हम क्या कर लिए, ड्रॉ कर दिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो है 2 to 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कहने का मतलब हो गया कि वॉल्यूम थ्रू आउट प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 2 से लेकर के 3 तक हर जगह क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है, वॉल्यूम है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया जहाँ पे कि क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है। 3 to 4 प्रोसेस है वो है एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस के मतलब हुआ कि वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। तो इसको पीवी कर्व पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल कर्व से ड्रॉ करते हैं जिसमें दिख रहा है कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है। तो 3 to 4 प्रोसेस हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा एंड प्रेशर घटेगा। 4 to 1 जो प्रोसेस है अगेन क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे शो कर देंगे कि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये अपना क्या था, ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम था। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं टीएस डायग्राम देखते हैं। टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए देखेंगे 1 to 2 प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो होता है यानी कि इंट्रोपी इसमें कांस्टेंट होता है। इंट्रोपी जो है एक्स एक्सिस पे है, टेम्परेचर जो है वाई एक्सिस पे है। तो 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हुआ कि कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और ये प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस है। तो ये सीधा क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा और ये सीधा वर्टिकली रहेगा, क्योंकि 1 to 2 जो है थ्रू आउट क्या होगा, इस प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस का मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग क्या करते हैं, हीट का एडिशन करते हैं। तो ये हो गया, हीट एडिशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को टीएस प्लेन पे एक कर्व के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि इस तरह से कर्व होगा। ये 2 to 3 जो प्रोसेस होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जहाँ की हीट एडिशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट 3 to 4 प्रोसेस है, अगेन क्या है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। यहाँ पे 3 to 4 जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो टेम्परेचर भी घटेगा।
तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस यानी कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। टेम्परेचर जिसमें क्या होगा, घटेगा 3 to 4। तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर घट रहा है और एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो 4 to 1 प्रोसेस है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर घटेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो 4 to 1 जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है और क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो ये जो मेरा था पी वी एंड टी एस डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इसका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं कि वर्क जो होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड होता है। अब थर्मल इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूजफुल वर्क बटा हीट इनपुट। यूजफुल वर्क क्या होता है, QH माइनस QL। हीट इनपुट क्या हो गया, QH, यानी कि इफिशिएंसी जो हो गया QH माइनस QL बाय QH। अगेन इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस QL बाय QH। अब QL और QH का हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, QH जो होता है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, एंड QH जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट ऐड करते हैं तो फार्मूला होता है mCV/dT। तो सबसे पहले हम लोग हीट रिजेक्शन का लेते हैं। हीट रिजेक्शन जो हो रहा है 4 to 1 के बीच में हो रहा है, इसीलिए QL बराबर हो जाएगा mCV/T4 माइनस T1। तो हम लोग QL के जगह पे क्या पुट कर दिए, mCV/T4 माइनस T1। उसी तरह से QH बराबर जो होगा, जो 2 और 3 के बीच में है प्रोसेस, वो हो जाएगा mCV/T3 माइनस T2। तो हम लोग क्या किए, QH के जगह पे mCV/T3 माइनस T2 पुट कर दिए। यहाँ से क्या होगा, mCV क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस T4 माइनस T1 बटा T3 माइनस T2। अगेन जब देखेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए 1 to 2 जो है क्या है, मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1V1 K इक्वल टू P2V2 K या फिर गामा बोल सकते हैं इसको। यहाँ से अगर हम आइसेंट्रोपिक रिलेशन लगाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, प्रोसेस 1 to 2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 के पावर K-1 या गामा-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V4 माइनस V3 के पावर गामा-1 इक्वल टू T3/T4। एक्चुअली क्या है, ये ऑटो साइकिल में एक्सपेंशन रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया कि T2 इंटू T4 एंड T3 इंटू T1 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि T3/T2 इक्वल टू T4/T1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पहले प्रीवियस स्लाइड में देखे थे हम लोग कि जो इफिशियंसी का फॉर्मूला जो है बचा हुआ था वो था 1 माइनस T4 माइनस T1 बटा T3 माइनस T2। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म में से T1 कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले टर्म में से क्या करेंगे, T2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे T1 कॉमन ले लिए और यहाँ पे T2 कॉमन ले लिए। तो ऊपर में क्या बच गया, T1 माइनस 1 और नीचे में हो गया T3/T2 माइनस 1। अब T4/T1 इक्वल टू है T3/T2। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 1 माइनस T1/T2 और 1 माइनस T1/T2। तो T1/T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1/V2 1 माइनस के, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V1/V2 क्या है, यह कंप्रेशन रेशियो है। तो हम लोग यहाँ कंप्रेशन रेशियो को R से डिनोट करते हैं। तो 1 माइनस R के पावर 1/K, ये हो गया मेरा इफिशियंसी ऑटो साइकिल का। या फिर हम इसको 1 माइनस 1/R के पावर गामा-1 भी लिख सकते हैं, K-1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये थर्मल इफिशियंसी एंड कंप्रेशन रेशियो के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है।
कि कंप्रेशन रेशियो, और इसमें दिखाया गया है कि कंप्रेशन रेशियो जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिखाया गया है कि कंप्रेशन रेशियो और ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और ये ग्राफ जो है के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ड्रॉ किया गया है। तो इसमें दिख रहा है क्लियरली कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन के का वैल्यू भी बढ़ाने से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ कि इस इफिशियंसी के फॉर्मूले में अगर हम लोग आर बढ़ाते हैं, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं और के का वैल्यू फिक्स रखते हैं, तो क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आर का वैल्यू हम लोग फिक्स रखते हैं और के को वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो भी क्या होगा, मेरा इफिशियंसी इंक्रीज करेगा। तो फाइनली आर बढ़ाने से, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से और के का वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज करेगा। तो ये मेरा क्या था, ऑटो साइकिल का थर्मल इफिशियंसी का फार्मूला था, 1 - 1/r⁴ गामा-1। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।